आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में एक बहुत ही डार्क और कई लेयर्स वाली हॉरर कहानी को डीकोड करने वाले हैं। मतलब ये सिर्फ कोई रैंडम भूतों वाली कहानी नहीं है। इसमें साइकोलॉजिकल थ्रिलर, गिल्ट और एक ऐसा सस्पेंस है जो एकदम आखिर तक हिलने नहीं देता। तो बिना वक्त बर्बाद किए सीधे इस मास्टरपीस की गहराई में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत में ही एक बहुत ही दिलचस्प डायलॉग आता है। चार दोस्त कबीर, ओमी, रिहान और समीर नए साल की पार्टी के लिए अपने दोस्त आरव के फार्म हाउस पहुंचते हैं और वहां एंट्री लेते ही एक दोस्त मजाक में कहता है, रिच बॉय वाइब्स? नहीं, ये तो हॉन्टेड बॉय वाइब्स देला है। अब सुनने में तो एक कैजुअल सा जोक लगता है ना, लेकिन असल में ये आगे होने वाली पूरी खौफनाक रात की सबसे बड़ी चेतावनी थी। एक ऐसा रेड फ्लैग जिसे उन चारों ने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। चलिए अब उस फार्म हाउस वाली रहस्यमयी रात के सेटअप पर आते हैं। इस पूरी टाइमलाइन को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। रात 8 बजे ये चारों दोस्त रास्ता भटक जाते हैं। फिर 8:45 पर अचानक से हवा में एक अजीब सी चुभने वाली ठंडक आ जाती है। ठीक 9 बजे एक काली बिल्ली उनका रास्ता काटती है और फार्म हाउस का वो भारी लोहे का गेट बिना किसी के छुए अपने आप खुल जाता है। और फिर 9:05 पर उनकी मुलाकात होती है अपने होस्ट आरव से, जो बिल्कुल खामोश है, कुछ बोल नहीं रहा, बस उन्हें एक अजीब सी खाली नजरों से घूर रहा है। मतलब कुदरत और वो पूरा माहौल चीख चीख कर उन्हें वापस जाने का इशारा दे रहे थे, पर वो फिर भी अंदर चले गए। और अंदर जाने के बाद जो होता है वो और भी अजीब है। न्यू ईयर की पार्टी है, म्यूजिक और सेलिब्रेशन होना चाहिए, लेकिन आरव एक बहुत ही अजीब सी शर्त रख देता है। वो कहता है, जो मुझे सबसे डरावनी कहानी सुनाएगा वही जीतेगा। जश्न की रात में मौत और खौफ की कहानियां, ये आइडिया ही अपने आप में बहुत अनसेटलिंग है। यहां समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ कोई टाइम पास गेम नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा ट्रैप था जिसमें इन सब के सबसे गहरे राज छुपने वाले थे। अब बात करते हैं उन भटकती आत्माओं और उनके राज की जो इन कहानियों के जरिए बाहर आते हैं। इन चारों कहानियों का अगर हम ब्रेक डाउन करें तो हर कहानी एक अलग ही साइकोलॉजिकल थीम पर बेस्ड है। सबसे पहले कबीर की बारी आती है, जो एक अकेले भूत की कहानी सुनाता है जिसका कोर थीम है अकेलापन। फिर समीर आता है, वो एक धोखा खाए हुए कॉलीग की कहानी बताता है जो सीधे सीधे कॉर्पोरेट दुनिया के गिल्ट को पॉइंट आउट करती है। इसके बाद रिहान एक जली हुई मां की दिल दहला देने वाली कहानी सुनाता है जो एक बच्चे को खोने के दर्द को दिखाती है। और लास्ट में ओमी की रूम नंबर 19 वाली बदला लेने वाली आत्मा की कहानी, जो वासना और धोखे का नतीजा है। ये चारों कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं थी, ये असल में इंसानी जज्बातों का एक बहुत ही डरावना आईना थी। नैरेटिव स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो यहां एक बहुत ही ब्रिलियंट टेक्निक का इस्तेमाल हुआ है। इसे कहते हैं मैत्रियोश का स्ट्रक्चर। मतलब एक कहानी के अंदर दूसरी कहानी, जैसे वो रशियन डॉल्स होती है ना, एक के अंदर एक। ऑथर ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से इन चार कहानियों को एक डिस्ट्रैक्शन की तरह यूज किया है। हम सभी इन कहानियों में इतने खो जाते हैं कि मेन कहानी में जो असली खतरा चुपचाप बढ़ रहा है उस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। और यहीं से हमारा फोकस शिफ्ट होता है इस पूरी रात के सबसे अनसुलझे रहस्य पर। वो है बेखौफ मेजबान आरव। अब यहां एक बहुत ही लॉजिकल सवाल उठता है। कमरे का टेम्परेचर लगातार गिर रहा है, माहौल इतना डरावना हो चुका है, फिर भी आरव इन खौफनाक कहानियों से बिल्कुल भी क्यों नहीं डर रहा? वो इतनी शांति से कैसे कह देता है कि मुझे डर नहीं लगा? यही वो मोमेंट है जहां सस्पेंस अपने पीक पर पहुंच जाता है और पूरी कहानी पलटने वाली होती है। अगर हम फ्लैशबैक में जाकर उन हिंट्स को देखें जो सबके सामने थे पर किसी ने नोटिस नहीं किए, तो दिमाग सुन्न हो जाता है। इतने बड़े आलीशान फार्म हाउस में एक भी नौकर का ना होना, डाइनिंग टेबल पर खाना और महंगी शराब रखी है, लेकिन पूरी रात किसी ने उसे छुआ तक नहीं। और आरव का वो अननेचुरल बिहेवियर, बिना पलक झपकाए लगातार घूरना, ये कोई छोटी मोटी बातें नहीं थी। ये एक बहुत बड़े तूफान से पहले की वो खामोशी थी जिससे कोई भाप नहीं पाया। और फिर शुरू होती है आरव की खुद की डरावनी कहानी, जिसने उस कमरे में असली खौफ पैदा कर दिया। आरव जो कहानी सुनाता है उसके इवेंट्स बहुत ही ट्रैजिक हैं। स्टेप 1, एक अमीर लड़का नशे में धुत होकर अपनी गाड़ी से हिट एंड रन करता है जिसमें एक बूढ़ा आदमी और एक बच्चा मारे जाते हैं। स्टेप 2, मरते वक्त वो बूढ़ा आदमी उस ड्राइवर को एक भयानक श्राप दे देता है। और स्टेप 3, उस श्राप का असर ड्राइवर का पूरा परिवार एक एक करके रहस्यमयी तरीके से मरने लगता है। उस श्राप के अल्फाज कुछ ऐसे थे, पहले तुम्हारे अपने मरेंगे, फिर तुम्हारी बारी आएगी। ये सिर्फ डायलॉग नहीं है, बल्कि उस गिल्ट और अपराध बोध का वजन है जो इंसान को अंदर से खा जाता है।
ये दिखाता है कि कैसे एक इंसान के कर्म सुपरनैचुरल सजा बनकर लौटते हैं। अब वक्त है इस कहानी के सबसे बड़े सच और उस डार्क रियलिटी को सामने लाने का जो पूरे नैरेटिव को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि उस कहानी में जो शापित ड्राइवर था वो कोई और नहीं बल्कि खुद आरव था। आरव असल में कोई फिक्शनल कहानी नहीं सुना रहा था, वो अपना खुद का जुर्म, अपनी खुद की हकीकत कन्फेस कर रहा था। और यहीं पर हमारा पूरा नजरिया चकनाचूर हो जाता है। उन चारों दोस्तों को क्या लग रहा था? यही कि वो सेफली फार्म हाउस पहुंच चुके हैं और न्यू ईयर पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन असली और खौफनाक सच तो ये था कि रास्ते में ही उनकी कार गहरी खाई में गिरकर क्रैश हो चुकी थी। मतलब सबसे बड़ा सच ये निकल कर आता है कि आरव ने गिल्ट और उस श्राप के डर से अपनी जान ले ली थी। उसके चारों दोस्त उस कार क्रैश में मारे जा चुके थे। ध्यान देने वाली बात यह थी कि पूरे घर में किसी भी शीशे में उन पांचों का रिफ्लेक्शन यानी परछाई नहीं दिख रही थी, क्योंकि वो सब के सब मर चुके थे और वहीं फंसे हुए थे। इस एक सबूत ने पूरी कहानी के सारे तार आपस में जोड़ दिए। तुम लोग जिंदा नहीं हो और मैं भी जिंदा नहीं हूं। आरव के मुंह से निकले इन शब्दों ने उस रात की पूरी सच्चाई खोल दी। वो पांचों के पांचों पूरी रात से मरे हुए थे। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या होता है जब एक न्यू ईयर पार्टी असल में मरे हुए लोगों की एक महफिल बन जाए, जो अपने ही बनाए हुए नर्क, अपनी ही परगेटरी में हमेशा के लिए कैद हो गए हों। राइटर ने जिस मास्टरी के साथ इस कहानी को बुना है वो सच में कमाल है। ये कहानी सिर्फ डराती नहीं है बल्कि दिमाग में एक गहरा असर छोड़ जाती है। आज के इस विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। एक ऐसे ही दिलचस्प